नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी मित्रों का स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्र हित में चैनल दोस्तों जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। मैं आपके साथ जायसवाल सर। दोस्तों बात करेंगे टॉप 30 प्रश्न आपकी बात करेंगे, इन्वायरमेंट स्टडीज की बात करेंगे, पर्यावरण की बात करेंगे। मॉडल पेपर है, 30 प्रश्नों की बात कर रहे हैं और शिक्षक भर्ती में नंबर 1 एग्जाम प्लेटफॉर्म जो है दोस्तों प्रिपरेशन का जायसवाल कोचिंग सेंटर बन चुका है। तो यहाँ पर आप लोग अपना स्कोर जरूर बताएंगे, आपका स्कोर क्या है ये 30 प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। और जाके दोस्तों प्लेलिस्ट में जरूर चेक कर लीजिए और पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके एग्जाम के सिलेबस के आधार पर, एग्जाम पैटर्न के आधार पर और आपके एग्जाम्स के आए हुए प्रश्नों की बात करते हैं या आने वाले प्रश्न होते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर दोस्तों है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आइए प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण के प्रमुख कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सम्मिलित है? पर्यावरण के प्रमुख कारकों में से कौन सा कारक सम्मिलित है? जलवायु, भौगोलिक स्थिति, वनस्पति या उपर्युक्त सभी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। जी हाँ, पर्यावरण के प्रमुख कारकों में जो शामिल है आपका कारक, जलवायु कारक भी है, भौगोलिक स्थिति भी है, वनस्पति भी है। ये तीनों आपके पर्यावरण के प्रमुख कारकों में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आपके। प्रश्न यह है, चूने का पत्थर कौन सी सेल है? जो चूने का पत्थर होता है ये कौन सी सेल होती है? परिवर्तित सेल है, अग्नेय सेल है, अवसादी सेल है, ज्वालामुखी सेल है? आप लोग भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बता सकते हैं। 30 ऑफ 30 यानी 30 में से कितना स्कोर कर पा रहे हैं दोस्तों। और जितने भी पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों शिक्षक बंधुओं वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न राइट आंसर देख लेते हैं इस प्रश्न का। चूने का पत्थर कौन सी सेल है? तो आपकी अवसादी सेल है। कौन सी सेल है? अवसादी सेल है। और टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन करें दोस्तों, वहाँ पे ऑल सब्जेक्ट की फ्री नोट्स और आपको पीडीएफ फाइल मिलती रहती है दोस्तों, क्योंकि हम बात करते हैं राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं। प्रश्न है अगला, जिन सेलों का निर्माण पिघले पदार्थों अर्थात लावा के जमने से होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन सेलों का निर्माण, अब ये देखिए, ऐसे आपका जब ज्वालामुखी फूटता है तो ये जो फूटता है पिघले पदार्थों का अर्थात जो ये पिघला हुआ पदार्थ ये जब धरातल पर आता है, ये जो जम जाता है उसे क्या कहते हैं ये बताना है। और जो ये मान लीजिए पृथ्वी सतह कुछ यहाँ पे जो जम जाता है आपका लावा, वो मैग्मा कहलाता है। ये मैग्मा हो जाता है और ये लावा के रूप में जब बाहर निकलता है और वह जो जम जाता है वह आग्नेय सेल कहलाता है। जी हाँ, जिन सेलों का निर्माण पिघले पदार्थों अथवा लावा के जमने से होता है वो आपकी आग्नेय सेल कहलाती है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न यह है कि स्थल मंडल की सबसे निचली परत क्या कहती है? तो स्थल मंडल की सबसे जो निचली परत होती है वह आपकी निफे कहलाती है। सभी लोग नोट कर लेंगे, स्थल मंडल की सबसे निचली परत आपकी निफे कहलाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है आपका। प्रश्न यह है कि वायुमंडल की किस परत में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं? वायुमंडल की किस परत में दोस्तों विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं? समताप मंडल में, आयन मंडल में, बहिर्मंडल में या आपके क्षोभ मंडल में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयन मंडल में। जी हाँ दोस्तों, आयन मंडल में जो है दोस्तों आपके और आयन मंडल के परत में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लाए गए हैं क्योंकि आपको पता है ये मॉडल पेपर है और मॉडल पेपर में संभावित प्रश्न सभी भी प्रश्न आ सकते हैं। 50% प्रश्न आ सकते हैं या 2-4 प्रश्न तो आना ही है, ये तो कन्फर्म है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की कौन सी गैस सूर्य की परावैंगनी किरणें से रोकती है? यहाँ पे सोखती लिया गया है, सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? रोकती हो जाएगा। वायुमंडल की कौन सी गैस है सूर्य की परावैंगनी किरणों को रोकती है? तो ओजोन। जो ओजोन परत है वायुमंडल में, यह सूर्य की जो परावैंगनी किरणें होती हैं तो ओजोन जो है, ओजोन गैस आपकी परावैंगनी किरणों को रोक लेती है, जो कि परावैंगनी किरणें हानिकारक होती हैं और ये पृथ्वी में सभी जीवधारियों की रक्षा करती है सूर्य के परावैंगनी किरणों से। कौन सी? ओजोन गैस। अगला प्रश्न दोस्तों देख रहे हैं, प्रश्न है स्क्रीन पर। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आइए देखते हैं। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी इम्पैक्टफुल क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सभी लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। तो वीडियो को एक बार दिल से लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा
क्योंकि हम बात करते हैं राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं, और जब शिक्षा की बात की जाती है तो उसमें जरूर शेयर किया जाता है, क्योंकि ज्ञान बढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान शेयर करने से ज्ञान बढ़ता है। प्रश्न है कि वायुमंडल में जल वाष्प कहाँ से पहुँचती है। जो आपका वायुमंडल है इसमें बहुत सारे की वर्षा होती है, वायुमंडल से होती है, लेकिन ये जल वाष्प वो आपका है कहाँ से पहुँचता है वायुमंडल में। नदियों झीलों द्वारा पहुँचता है, बर्फ द्वारा पहुँचता है, पर्यावरण के द्वारा पहुँचता है, या आपके स्थलमंडल के द्वारा पहुँचता है। तो वायुमंडल में जो जल वाष्प है दोस्तों कहाँ से पहुँचता है, तो आपके नदियों और झीलों से जल वाष्पीकर होकर वायुमंडल में पहुँचता है, और वही वायुमंडल में जल जो है बारिश के द्वारा फिर से पृथ्वी पर आता है, यानी कि यह सर्किल आपका दोस्तों चलता रहता है। प्रश्न अगला देख रहे हैं दोस्तों, स्क्रीन पर है, स्कर्वी किसकी कमी से होता है। लगभग 99% मेरे सभी शिक्षक बंधु भाई बहन एवं गृहिणी ये इस क्वेश्चन को जानते होंगे, लेकिन जानते हुए भी प्रश्न लाया गया है, क्योंकि ये भी प्रश्न आते हैं। ऐसा नहीं कि जो आप प्रश्न जानते हैं आएंगे नहीं, 80% प्रश्न वही आते हैं। जी हाँ, अगर आप डेली स्टडी करते हैं, हमारी क्लास डेली अटेंड करते हैं, तो समझ लीजिए सिलेक्शन यहाँ पे पक्का है, क्योंकि आपको सिलेबस पर आधारित प्रश्न होते हैं और संभावित प्रश्न भी यहाँ पर लाए जाते हैं। तो स्कर्वी आपके विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। जो प्रकृति है हमारी उसमें ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। कोयला है, पेट्रोलियम है, सौर ऊर्जा है, या आणविक ऊर्जा है। तो प्राकृतिक में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सौर ऊर्जा है। प्रमुख स्रोत की बात की गई है तो आपका सौर ऊर्जा हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर है। प्रश्न बहुत ही प्यारा सा है, न्यारा सा है, और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास पर प्रभाव डालता है। ऐसा कौन सा आपका तत्व है जो पौधे के विकास पर प्रभाव पर डालता है। सौर ऊर्जा, ह्यूमस, या मृदा में मौजूद रासायनिक पदार्थ। तो ये सभी है दोस्तों, डी ऑप्शन हो जाएगा। ये मृदा में मौजूद रासायनिक पदार्थ, ह्यूमस और सौर ऊर्जा, ये तत्व क्या है, पौधे के विकास पर प्रभाव डालते हैं। अगर ये तत्व नहीं मिला तो पौधे का विकास नहीं हो पाएगा, यह कह सकते हैं इन्हीं में से पौधे का विकास होता है। अगला प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सिलेबस का कि पृथ्वी पर कितने कैलोरी सौर ऊर्जा प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट प्राप्त होता है। समझिएगा, कितने कैलोरी सौर ऊर्जा प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति मिनट। सभी लोग समझ गए होंगे। कितने कैलोरी ऊर्जा प्रति वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे किलोमीटर नहीं है, आपके प्रति वर्ग सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सभी लोग नोट कर लेंगे। प्रति वर्ग सेंटीमीटर में दिया हुआ है और प्रति मिनट भी दे दिया गया है। तो आइए इसका आंसर जान लेते हैं। पृथ्वी पर कितने कैलोरी पे सौर ऊर्जा प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट प्राप्त होता है। राइट आंसर हो जाएगा 1.94 ग्राम। जी हाँ, 1.94 ग्राम आपका प्राप्त होता है। सभी लोग नोट कर लेंगे। यह क्वेश्चन हो सकता है आपने 20% लोग ही अटेंड किए होंगे, पढ़े होंगे अभी तक। बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट कर लेंगे सभी मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि हम बात करते हैं शिक्षागत की बात करते हैं और राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं। मेरे सभी प्यारे बंधुओं, शिक्षक बंधुओं का और जायसवाल कोचिंग सेंटर के परिवार को सभी को जय हिंद। दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद, जी हाँ, जिंदाबाद का नारा लगा के और बेहतरीन प्रिपरेशन कीजिए। प्रश्न है कि जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। जून 1972 में, नोट कर लीजिएगा, जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। जिनेवा में, रियो डी जेनेरो में, स्टॉकहोम या आपके लंदन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्टॉकहोम में। जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन स्टॉकहोम में हुआ था, और ये 1972 में बहुत लंबी कहानी है, हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों से जरूर शेयर करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है। कौन सम्मिलित नहीं है। मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, वन संरक्षण, ये तीनों सम्मिलित हैं। पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में ये आपके तीनों सम्मिलित हैं, लेकिन आपका राजनीतिक संरक्षण जो है यह पर्यावरण अध्ययन में, इन्वायरमेंट स्टडीज में आपका सम्मिलित नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर है कि स्टार्च एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, क्या है दोस्तों? फटाफट कमेंट करें और फटाफट फटाफट कहते ना फटाफट क्या करना, हमें कमेंट करना, स्कोर करना है। तो स्टार्च एक प्रकार का क्या है? आपका कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर सभी मेरे प्यारे मित्रों का कमेंट करके जरूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, टांसले एक जाने माने है, ये आपको चांस नहीं गंवाना है। ये भर्ती जो है आपके लिए जीवन की बहुत ही चेंज करने वाली, आपकी लाइफ चेंज करने वाली है। आपको चेंज हो जाएगा, आपका परिवार खुश होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। तो टांसले एक जाने माने हैं, आपके परिस्थितिविद हैं, भूविज्ञानी है, जीव भूगोलवेत्ता है या प्राणी वैज्ञानिक है। तो टांसले एक जाने माने आपके परिस्थितिविद हैं। सभी लोग नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, सभी मेरे प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। वीडियो पॉज करें, आंसर बताएं। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है, एकल अनुशासनिक है, द्वि अनुशासनिक है, संकुचित है या बहु अनुशासनिक है। तो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है? आपकी बहु अनुशासनिक है दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न फटाफट आ गया है, फटाफट अंदाज में, क्योंकि हम बात करते हैं 30 क्वेश्चन के और 30 मिनट के अंदर हमें इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। अगला प्रश्न यह आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जीव मंडल में शामिल है? कौन आपका जीव मंडल में शामिल होगा? पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव या ये सभी शामिल होंगे? तो जीव मंडल में आपके ये सभी शामिल हो जाएंगे, क्योंकि पेड़ पौधे भी आते हैं, जीव जंतु भी आते हैं और मानव भी आते हैं। ये सभी जीव मंडल में शामिल है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका होगा। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है कि हम चारों ओर जिन दिशाओं में घिरे हुए हैं उनका योग क्या कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, जो हम चारों ओर जिन दिशाओं में घिरे हुए हैं उनका योग जीवमंडल कहलाता है, आकाश कहलाता है, पृथ्वी कहलाता है या पर्यावरण कहलाता है। यह परिभाषा दी गई है और पर्यावरण की परिभाषा है कि हमारे चारों ओर जो हम दिशाओं से घिरे हुए हैं उनका जो योग होता है वही आपका पर्यावरण कहलाता है दोस्तों, वही आपका इन्वायरमेंट कहलाता है। और बात करेंगे हम अगले प्रश्न की कि पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैविक और अजैविक। यहाँ से प्रश्न भैया 100 to 100% श्योर एंड प्योर आते हैं। तो पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा हो जाएगा? तो आपका वनस्पति। वनस्पति यहाँ पे जैविक कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वनस्पति आपका जैविक कारक यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों ले रहे हैं, सभी मेरे प्यारे मित्र पहली बार विजिट कर रहे हैं, अब बेहतर प्रिपरेशन करना है तो शिक्षक भर्ती का बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपका जायसवाल कोचिंग सेंटर है दोस्तों। और बहुत ही गर्व की बात है, आप लोगों का बहुत और प्यार स्नेह मिल रहा है दोस्तों। यही प्यार स्नेह बनाए रखे और बेहतरीन प्रिपरेशन कीजिए, एक सरकारी सीट अपनी कन्फर्म कीजिए, अपना सपना पूरा कीजिए। प्रश्न की प्रभावकारी दशाओं का यह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं क्या कहलाता है? प्रभावकारी दशाओं का समझिएगा ध्यानपूर्वक, प्रभावकारी दशाओं का ये जो संपूर्ण योग है जिसमें आपके जीव रहते हैं ये क्या कहलाता है? वायुमंडल, जैवमंडल, पर्यावरण या जलमंडल? तो क्या कहलाएगा? प्रभावकारी दशाओं का यह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं आपका पर्यावरण कहलाता है। जी हाँ, पर्यावरण में आपका क्या आता है? वायुमंडल, जैवमंडल, जलमंडल, ये सभी आ जाते हैं। तो आपका यहाँ पे पर्यावरण हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको पता है दिवस से 1 से 2 प्रश्न रखा है प्योर एंड श्योर। तो ये भी लाजवाब प्रश्न यहाँ पे कलेक्शन किया गया है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग नोट करेंगे, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को, 1 दिसंबर को, 1 मई को, 1 जनवरी को। तो विश्व एड्स दिवस आपका मनाया जाता है 1 जनवरी को। सभी लोग नोट कर लेंगे मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, मेरे सभी जायसवाल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल के परिवार के मेंबरों, सभी आप मेंबर हैं। जी हाँ, सभी आप मेंबर हैं। और राइट आंसर 1 जनवरी को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर है, 5 जून को कौन सा दिवस होता है? सभी लोग कमेंट करें, 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगला प्रश्न ले रहे हैं दोस्तों कि कौन सा हृदय रोग, कौन जो है आपका हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह से संबंधित है? कुपोषण और अल्प खुराक, अति खुराक या आपका अल्प खुराक, कौन सा होगा? राइट आंसर जानते हैं सभी, फटाफट अंदाज में राइट आंसर जानेंगे कि जो अल्प खुराक है
क्या दोस्तों, जो अल्प खुराक है यह हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह से संबंधित है। ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक नहीं है। देखिए, मृदा, उपभोक्ता, कीट और हरे पौधे। तो कौन सा जैविक घटक नहीं है? यहाँ पे सभी लोग उपभोक्ता पे लगा रहे होंगे, तो आंसर जानते हैं। आंसर आपका उपभोक्ता नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, चुनते हैं मृदा, कीट, हरे पौधे। ये तो जीवित हो सकते हैं, ये जैविक घटक हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया, जैविक घटक नहीं है। देखिए, उपभोक्ता, कीट, हरे पौधे ये आपके जैविक घटक हैं, लेकिन जो मृदा है, मिट्टी है, ये आपका क्या है, जैविक घटक नहीं है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न दो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा ध्यानपूर्वक कि पतझड़ वन पाए जाते हैं। पतझड़ वन जो पाए जाते हैं उच्च तापीय क्षेत्र में, निम्न तापीय क्षेत्र में, मध्य तापीय क्षेत्र में, या आपके हैकिस्टोर्थम क्षेत्र में। तो राइट आंसर जान लेते हैं। सही उत्तर है पतझड़ वन पाए जाते हैं आपके मध्य तापीय क्षेत्र में। जो मध्य तापीय क्षेत्र है उसमें ही पतझड़ वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न ले रहे हैं, स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। परिस्थितिकी की बात करेंगे, इकोलॉजी की बात करेंगे। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? क्या वह वैज्ञानिक हैंस रीटर है? क्या वह ईजे कोमांडी हैं? क्या वह अर्नेस्ट हैक्ले हैं? क्या वह चार्ल्स एल्टन है? सही उत्तर जानते हैं। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है आपके सर्वप्रथम ईजे कोमांडी ने किया था। सभी लोग नोट कर लेंगे। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि परिस्थितिकी प्रकृति की संरचना व कार्य का अध्ययन, समझिएगा, परिस्थितिकी प्रकृति की संरचना व कार्य का अध्ययन, यह कथन है और यह कथन किस वैज्ञानिक का है कि परिस्थितिकी प्रकृति की संरचना व कार्य अध्ययन है, यह कथन ईपी ओडम का है। सभी लोग नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा जा रहा है आपका कि पृथ्वी का कितना भाग जो है आपका जल से घिरा हुआ है? पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? तो 71% जो है आपका पृथ्वी का भाग जल से घिरा हुआ है। 71%, जी हाँ दोस्तों, 71% जो है पृथ्वी का जो भाग है वह जल से घिरा हुआ है। और भारत देश हमारा ऐसा देश है जो 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा हुआ है, यानी जल से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, वायुमंडल की वह परत जहां तापमान प्रायः एक समान रहता है, क्या कहते हैं? वायुमंडल की वह परत जहां तापमान प्रायः एक समान बना रहता है, तो वह परत कौन सा है? तो वह परत है आपकी समताप मंडल। जी हाँ दोस्तों, जो समताप मंडल है इसमें हमेशा जो है तापमान एक समान बना रहता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर ले रहे हैं दोस्तों। प्रश्न है, समताप मंडल की मोटाई कितनी है? अब बात कर रहे हैं समताप मंडल की, जहां पर तापमान एक समान बना रहता है, तो इसकी मोटाई कितनी है? तो इसकी मोटाई आपकी है 30 से 35 किलोमीटर। जी हाँ, समताप मंडल की मोटाई की बात करेंगे तो 30 से 35 किलोमीटर इसकी मोटाई है। तो ये रहे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये 30 क्वेश्चन आपको बहुत ही समझ में आए होंगे। हो सकता है आपके 20+ स्कोर आपके हुए होंगे। 25 प्रश्न ऐसे होंगे आपको पता होगा, 20 प्रश्न ऐसे होंगे आपको पता होगा। क्यों पता? कि आप लोग डेली क्लासेस लेते हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितने भी भाई बहन मेहनत और प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका सिलेक्शन पक्का है। जी हाँ दोस्तों, पक्का है, क्योंकि आप लोग मेहनत करते हैं। मैं पक्का ये नहीं कहता कि मैं करता हूँ, लेकिन आप कहते हैं। जी हाँ, आप मेहनत करते हैं, आपका सिलेक्शन होना है दोस्तों। उम्मीद यही रखता हूँ सभी क्लासेस आप लोग अटेंड करते होंगे, और अटेंड करिए और बेहतर प्रिपेयर कीजिए। दोस्तों मैं स्वयं मोटिवेट रहता हूँ, एनर्जी फुल हमेशा 24 आवर्स रहता हूँ, और अपने से जुड़े हुए सभी मित्रों को कोशिश करता हूँ कि दोस्तों हर सपने को अपने सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी दोस्तों का धन्यवाद साथियों।